नमस्कार, स्वागत आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं मुकुल शर्मा। मिड डे प्राइम में अगले 1 घंटे के दौरान आपको हम बताएंगे देश की तमाम बड़ी खबरें, इसके साथ साथ दुनिया भर की जो बड़ी खबरें हैं उन पर भी नजर डालेंगे। और खासतौर से जब देश की बड़ी खबरों की हम बात कर रहे हैं, हम सभी जानते हैं झारखंड महाराष्ट्र की अगर बात की जाए, लगातार राजनीतिक पारा जो है, चुनावी पारा, वो बढ़ता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर खासतौर से बात की जाए वक्फ संशोधन को लेकर जो जेपीसी की बैठक है, उसमें क्या कुछ खास रहा और कैसे विवाद इसके साथ जुड़ रहा है, और साथ ही बात करेंगे छठ पर्व को लेकर भी और दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर। इसके अलावा खबरें होंगी अर्थव्यवस्था और खेल जगत से जुड़ी हुई। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस। झारखंड के चुनावी रण के लिए पीएम मोदी ने संभाली प्रचार की कमान। गढ़वा में लोगों से किया डबल इंजन की सरकार बनाने का आह्वान। हेमंत सोरेन समेत इंडी गठबंधन ने भी किया प्रचार तेज। महाराष्ट्र की डीजीपी के तत्काल तबादले का आदेश। राजनीतिक दलों की शिकायतों के बाद चुनाव आयोग ने लिया फैसला। सियासी समर के लिए नामांकन वापसी का आज आखिरी दिन। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की बैठक शुरू। जमात इस्लाम ए हिंद बैठक में शामिल। कर्नाटक में वक्फ के मनमाने रवैये के खिलाफ बीजेपी का राज्यव्यापी प्रदर्शन। अल्मोड़ा में बस दुर्घटना में 35 लोगों की मौत। मजिस्ट्रेट जांच के निर्देश। पीएम राहत कोष से मृतक परिजनों को 2-2 लाख, घायलों को 50,000 की सहायता राशि की घोषणा। पूर्वांचल में छठ महापर्व को लेकर तैयारियां तेज। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे की व्यापक तैयारी। दिल्ली में प्रदूषित यमुना व्रतियों की चिंता का बनी कारण। और आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं झारखंड की। जी हां, और यहां पे प्रधानमंत्री भी आज पहुंचे। आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी जनसभा का आगाज गढ़वा से किया। उन्होंने जेएमएम कांग्रेस राजद के गठजोड़ को परिवारवादी, भ्रष्टाचारवादी और तुष्टीकरण को बढ़ावा देने वाली करार दिया। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की कि ऐसे लोगों से बचें, तभी राज्य का विकास हो सकेगा। जेएमएम कांग्रेस आरजेडी ने तुष्टीकरण की नीति को चरम पर पहुंचा दिया है। ये तीनों दल सामाजिक तानाबाना तोड़ने पर आमाद है। ये तीनों दल घुसपैठिया समर्थक है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट पाने के लिए ये इन घुसपैठियों को पूरे झारखंड में बसा रहे हैं। जब स्कूलों में सरस्वती वंदना तक पर रोक लगने लगे तो पता चलता है कि खतरा कितना बड़ा है। जब तीज त्योहारों में पत्थरबाजी होने लगे, माता दुर्गा को भी रोक दिया जाए। जब कर्फ्यू लगने लगे तो पता चलता है कि स्थिति कितनी खतरनाक है। जब बेटियों के साथ शादी के नाम पर छल कपट होने लगे तो पता चलता है कि पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा है। जब घुसपैठ का मामला कोर्ट में जाए और प्रशासन इससे इनकार करे तो पता चलता है कि सरकारी तंत्र में ही घुसपैठ हो चुकी है। इस दौरान भ्रष्टाचार और लूट को प्रधानमंत्री ने बड़ा मुद्दा करार दिया। उन्होंने कहा कि लूटने वाले लोगों ने राज्य के लोगों के लिए बनने वाले हर विकास कार्य को लूट लिया है। भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला करता है। भ्रष्टाचार सबसे अधिक गरीब को, दलित को, पिछड़े को, आदिवासी को सबसे ज्यादा दुखी करता है, बर्बाद करता है, तबाह कर देता है।
झारखंड ने तो बीते 5 सालों में देखा है कि कैसे जेएमएम कांग्रेस आरजेडी सरकार ने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं तोड़ दी है। मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, ऐसा कोई बचा नहीं जिन पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप नहीं है। जेएमएम के मंत्री के लोगों के पास से क्या निकलता है? नोटों के पहाड़। क्या निकलता है? क्या निकलता है? कांग्रेस के सांसद के घरों से नोटों के पहाड़। क्या निकलता है? मैंने तो आंखों से कभी नोटों के इतने पहाड़ नहीं देखे जी। मैंने टीवी पर देखा कि लूट के नोटों के पहाड़ इतने बड़े होते हैं जी। अरे इंसान तो छोड़िए, मशीनें गिनते गिनते थक गई थी। और ये पैसा किसका था भाई? ये पैसा किसका था? ये पैसा झारखंड के लोगों का था कि नहीं था? ये पैसा झारखंड के नौजवान का था कि नहीं था? ये पैसा झारखंड की बेटियों का था कि नहीं था? ये पैसा झारखंड के गरीबों का था कि नहीं था? ये पैसा झारखंड के आदिवासियों का था कि नहीं था? ये पैसा झारखंड के मेरे किसान भाइयों का था कि नहीं था? लूट लिया। कहीं रोड बननी थी, कहीं बस अड्डा बनना था, कहीं ये पुलिया बननी थी, कहीं स्कूल अस्पताल बनना था, कहीं बिजली की लाइन पहुंचनी थी। सब कुछ लूट लिया। तो किस तरीके से विकास कार्यों को लूटा गया इसका भी जिक्र किया प्रधानमंत्री ने और कहा कि झारखंड के चुनाव को यहां प्रधानमंत्री ने बेटी माटी और रोटी को बचाने का चुनाव बताया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के झूठे वादे से बचने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस ने झूठे वादे किए लेकिन अब उन्हें पूरा नहीं कर पा रही है। इन्होंने हिमाचल को तबाह करके रख दिया है। वहां कर्मचारियों के सामने सैलरी और पेंशन तक का संकट आने लगा है। अपने हक का डीए पाने के लिए कर्मचारियों को आंदोलन करने पड़ रहे हैं। यहां जो सरकारी मुलाजिम है ना, वो जरा हिमाचल के अपने परिचित हो तो पूछ लो क्या हाल करके रखा है इन्होंने। तेलंगाना में भी कांग्रेस सरकार के झूठे वायदों की वजह से वहां की जनता पस्त पड़ गई है। कर्नाटका में जो कुछ हो रहा है उससे तो कांग्रेस के भीतर ही घमासान मचा है। कांग्रेस के जो अध्यक्ष है उन्होंने भी मान लिया है कि कांग्रेस झूठी गारंटी देती है। मैं तो हैरान हूं, पता नहीं कैसे हमारे खड़गे जी के मुंह से जाने अनजाने में सच निकल गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जो अनाप शनाप घोषणाएं हैं ये राज्यों को दिवालिया कर देगी। इसलिए आपको कांग्रेस और उसके साथियों की घोषणाओं पर कभी भी भरोसा नहीं करना है। और चलिए आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जहां जहां रैली कर रहे हैं, अभी गढ़वा में उन्होंने रैली की, उसके बाद भी एक रैली है। वहां के अगर उम्मीदवारों की बात की जाए, वहां से एनडीए और एनडी गठबंधन के कौन कौन से उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, आइए इस पर नजर डालते हैं। खासतौर से अगर मनिका विधानसभा सीट की बात करें तो एनडीए के प्रत्याशी यहां से भाजपा के हरिकृष्ण सिंह, तो इंडी गठबंधन से कांग्रेस से रामचंद्र सिंह चुनावी मैदान में है। इसके साथ ही अगर बात की जाए छतरपुर, हुसैनाबाद, गढ़वा, भवनाथपुर, सरायकेला, ये तमाम विधानसभा सीट
और उनसे जो प्रत्याशी हैं एनडीए गठबंधन के, वो आप देख सकते हैं। एनडीए से अगर बात हम करें, तमाम ये वो उम्मीदवार जो कि इन चुनावी मैदान में हैं और विधानसभा सीट चाईबासा, मझगांव, जगन्नाथपुर, चक्रधरपुर, खरसावां, मनोहरपुर, ये तमाम विधानसभा सीटें और इनसे एनडीए और इंडी गठबंधन के जो अलग अलग उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, वो आपने यहाँ जाने किस तरीके से जब हम बात करते हैं। और काफ़ी प्रभाव जो है वो जाहिर तौर पर नज़र आता है। प्रधानमंत्री जहाँ पर रैली करने पहुँचते हैं, गढ़वा में एक रैली हो चुकी है, उसके बाद दूसरी रैली है करीब 3 बजे के बाद होगी। लेकिन झारखंड के साथ साथ महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की भी अगर हम बात करें तो इसके लिए नामांकन वापस लेने की आज आखिरी तारीख है। जी हाँ, आज आखिरी दिन है और हम सुबह से ही जिस तरीके से आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से नाम वापसी का जो दौर है वो भी देखने को मिला। महाराष्ट्र में 288 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए जांच के बाद 7,066 अगर बात करें तो उम्मीदवारों के नामांकन वैध पाए गए हैं। लेकिन अब राज्य की सभी पार्टियों के सामने चुनौती है कि नाराज उम्मीदवारों को कैसे मनाया जाए। खासतौर से जानकारी के अनुसार महायुति के करीब 36 और महाविकास आघाड़ी के 26 उम्मीदवार बागी हो गए हैं। उम्मीदवारों ने एक दूसरे के खिलाफ नामांकन दाखिल किया है और कई सीटों पर सहयोगी दलों के बीच दोस्ताना मुकाबला भी देखने को मिल सकता है। महायुति के नेताओं के बीच पिछले कुछ दिनों से लगातार बैठकों का दौर जारी है और बाकी नेताओं से बातचीत कर उनका नॉमिनेशन पीछे लेने का प्रयास किया जा रहा है। इन नाराज उम्मीदवारों में कुछ बड़े नेताओं के भी नाम शामिल हैं। वहीं इस बीच बीजेपी के पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने बोरीवली विधानसभा से अपना नामांकन वापस लेने का मन बना लिया है। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी ने गोपाल शेट्टी को मना लिया है। पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने बोरीवली विधानसभा सीट से नाम वापस ले लिया है। बीजेपी नेता विनोद तावड़े ने गोपाल शेट्टी को समझाया, इसलिए गोपाल शेट्टी ने अपनी उम्मीदवारी वापस लेने का फैसला किया। बीजेपी ने यहां से संजय उपाध्याय को टिकट दिया है। वहीं मोर्शी विधानसभा सीट पर भी महायुति के बाकी उम्मीदवार आमने सामने हैं। तो न सिर्फ एक सीट बल्कि कई, जब महाअघाड़ी की बात की जाए तो वहां भी यही स्थिति लगभग नजर आती है। आज आखिरी दिन है नामांकन वापसी का और ऐसे में माना यही जा रहा है कि कई और नाम जो है इसमें आ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत संगठन है, मजबूत पार्टी है। देश सेवा, समाज सेवा के लिए हम सब एक हैं। तो कैसे संगठन जो है वो लगातार मजबूती ले रहा है, पीयूष गोयल इसका जिक्र कर रहे थे। वहीं चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र की पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला को उनके पद से हटा दिया है। दरअसल चुनाव आयोग ने कांग्रेस और अन्य दलों की शिकायत पर उनका तत्काल स्थानांतरण यानी तबादला किया है। आयोग ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वह कैडर के अगले वरिष्ठतम आईपीएस अधिकारी को अपना कार्यभार सौंपें। इसके बाद फिलहाल मौजूदा मुंबई पुलिस कमिश्नर विवेक फणसलकर को डीजीपी पद का अतिरिक्त पदभार सौंपा गया है। तो यहां अब जो तबादला है महाराष्ट्र के डीजीपी का वो किया गया है। चुनाव आयोग की शिकायत के बाद ये स्थानांतरण हुआ है और हमारे संवाददाता शिशिर अलार जो हैं फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिशिर, जानना चाहेंगे आपसे महाराष्ट्र की राजनीति की अगर बात की जाए, लगातार आज खासतौर से नामांकन का जो आखिरी दिन भी है और शुरू में हमने देखे थे 2-3 नाम जो है वो चर्चा में आए। फिलहाल क्या स्थिति है और किस तरीके से जो चुनावी पारा है वो चढ़ता नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए महज कुछ ही घंटे बचे हैं नामांकन को पीछे लेने के लिए और इसीलिए हर एक पार्टी में इस वक्त अगर देखा जाए तो जो नाराज उम्मीदवार है उनको मनाने की प्रक्रिया चल रही है। कुछ ही मिनटों पहले मैंने देखा कि शरद पवार जो है उद्धव ठाकरे के बीच में मुलाकात होने वाली है इसी बात को लेकर। तो वही अगर दूसरी बात करें तो बीजेपी की तरफ से भी जो नाराज उम्मीदवार है उनको मनाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। गोपाल शेट्टी सबसे बड़ा नाम, पूर्व विधायक भी, पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। वो चूंकि नाराज थे, हालांकि उनको मनाया गया है और अब जो है उन्होंने जो है अपनी जो नामांकन था वो पीछे लेने को इस वक्त गोपाल शेट्टी तैयार हो गए हैं। वही हम बात करें बाकी अन्य पार्टियों में भी जो है इसी प्रकार के जो नाराज उम्मीदवार है उनको मनाने के लिए, फिर चाहे वो महायुति हो या फिर महाविकास आघाड़ी प्रयासरत है। और इसी कड़ी में जो शीर्ष नेतृत्व है दोनों भी पक्षों का, वो भी अपने नेताओं से इस वक्त बात कर रहा है। जैसे मैंने कहा कि कुछ ही घंटों का वक्त बचा, उसके बाद ये तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी कि कौन से उम्मीदवार चुनावी रण में है। लेकिन और एक महत्वपूर्ण बात इसमें ये भी आई है कि डीजीपी जो है महाराष्ट्र की, उनका जो है तबादला इलेक्शन कमीशन द्वारा किया गया है और उनका ये कहा गया चीफ सेक्रेटरी को कि इसके ऊपर जो है जल्द से जल्द वो एक पर्यायी जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स है
उनकी सूची उनको सौंपे और उनको जो है ये पदभार दे। लेकिन तब तक जो है उस कार्य, जब तक ये पूरी प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो जाती, तब तक जो मुंबई के पुलिस कमिश्नर है विवेक फंसलकर को अतिरिक्त पदभार डीजी पद का सौंपा गया है महाराष्ट्र में। हालांकि इसके ऊपर राजनीति भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस ने इस पूरे जिस प्रकार से डीजीपी का जो ट्रांसफर किया गया उसका जो है उन्होंने स्वागत किया है, लेकिन ये आरोप भी बीजेपी पे लगाया है कि बीजेपी ने जो है डीजीपी शुक्ला को डीजीपी पद पर इसलिए रखा क्योंकि वो पारदर्शी कारभार नहीं कर रहा है। हालांकि इसके ऊपर तीखी टिप्पणी बीजेपी ने दी है। बीजेपी ने कहा है कि इस टिप्पणी को लेकर कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि इसकी शिकायत भी जो है वो इलेक्शन कमीशन पर की जाएगी। बीजेपी द्वारा और एक बात यहाँ पर स्पष्ट की गई है कि यही इंडी गठबंधन और कांग्रेस है जो कि इलेक्शन कमीशन पे हमेशा ये आरोप लगाते हैं कि वो निष्पक्ष नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से अब चाहे वो कांग्रेस की हम बात करें, इंडी गठबंधन की बात करें, उनके द्वारा पत्र लिखा गया था इलेक्शन कमीशन को कि महाराष्ट्र के डीजीपी का तबादला हो, अब उसके ऊपर जो है निर्णय ले लिया गया और तबादला हो चुका है। तो बीजेपी कहीं ना कहीं ये भी सवाल उठा रही है कि अब जो है कांग्रेस और साथ ही साथ इंडी गठबंधन जो है वो निष्पक्षता पर, खास तौर पर इलेक्शन कमीशन के निष्पक्षता पर कोई सवाल खड़े नहीं कर सकते। जिस प्रकार से उनकी मांग थी उस पर जो है यह कार्रवाई की गई है। तो ऐसे में आज का दिन काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी होगा क्योंकि और एक महत्वपूर्ण बात महाराष्ट्र की राजनीति में घटी है, वो है मराठा फैक्टर। जरांगे, मनोज जरांगे पाटिल जो मराठा नेता है, उन्होंने आज सुबह पत्रकार परिषद लेके एक प्रेस वार्ता में ये स्पष्ट कर दिया कि वो और उनके कोई भी साथी जो है चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने पहले ही कहा था कि उनके कुछ लोग हैं मराठा समाज के, वो जरूर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब उन्होंने ये निर्णय लिया है कि कोई भी मराठा समाज के जो उनके लोग हैं वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो लेकिन वो कौन सी मुख्य सीटें हैं जिन पर जो बागी नेता हैं वो नजर आ रहे हैं और कितना असर हम मान सकते हैं इनका पड़ेगा? जी शिशिर। तो लगातार आपको हम बता रहे हैं किस तरीके से महाराष्ट्र में जो चुनावी पारा है वो बढ़ता नजर आ रहा है। हमारे संवाददाता शिशिर हमारे साथ जुड़े हुए थे, फिलहाल बता रहे थे किस तरीके से जो डीजीपी हैं उनका तबादला किया गया और उसके साथ साथ कई ऐसे उम्मीदवार जो कि पार्टी से बगावत जिन्होंने की। और आज क्योंकि नामांकन का आखिरी दिन है, ऐसे में महत्वपूर्ण हो जाता है कि ऐसे और कौन से नाम हैं जो शाम होते होते जो समय एक सुनिश्चित किया गया है तब तक क्या और ऐसे नाम हैं जो कि वापस लिए जाएंगे और उसके बाद किस तरीके से जो हम कह सकते हैं जो फाइनल कैंडिडेट बचेंगे कौन होंगे और किस तरीके से इनका असर इस चुनावी समर में देखने को मिल सकता है। फिलहाल खबरें और भी रहेंगी, लेकिन मिड डे प्राइम में हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। राजा आओ। ये देखो मैसेज, कहते हैं वीडियो लाइक करके 500 रुपया रोज कमाओ। बस पहले थोड़ा पैसा देके ललचाएंगे, फिर बोलेंगे कि और कमाना है तो पैसा भरो। हम दिन भर चूना लगाते हैं और ये लोग हम ही को चूना लगाने चले हैं। पान वाला हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, UPI कहता है कि अगर कोई आसान कमाई का लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मिड डे प्राइम में। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वक्फ और विवाद की। जी हाँ, एक साथ जो नजर आने लगे हैं। दरअसल वक्फ संशोधन बिल पर JPC की बैठक भी शुरू हो चुकी है। जमात इस्लामी हिंद ने JPC की बैठक में ये जो शामिल हो रहे हैं मुस्लिम महिला बुद्धिजीवी समूह से भी एक प्रतिनिधिमंडल JPC की बैठक में अपनी बात रखने वाला है। बैठक में दिल्ली विश्वविद्यालय की मुस्लिम महिला प्रोफेसर भी शामिल हुई हैं। JPC की बैठक कल भी आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय अधिवक्ता परिषद से प्रतिनिधि JPC के समक्ष पेश होकर अपने सुझाव रखेंगे। वक्फ संशोधन बिल पर JPC की रिपोर्ट अगले संसद सत्र के पहले हफ्ते तक पेश की जानी है। ये बैठक संसद भवन परिसर में हो रही है।
और इस पर ताज़ा जानकारी के लिए आइए सीधा रुख कर लेते हैं दिल्ली से हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, जानना चाहेंगे आपसे वक्फ संशोधन बिल की अगर बात की जाए, बैठकों का दौर लगातार जारी है, आज के दिन की अगर बात की जाए, क्या कुछ खास आज की इस बैठक में रहने वाला है? देखिए, आज और कल 2 दिनों तक ये बैठक चलेगी। अलग अलग स्टेक होल्डर्स को इस बैठक के लिए बुलाया गया है और सबसे महत्वपूर्ण है आज जमीयता उलेमा हिंद है, उनके जो प्रतिनिधि हैं वो बुलाए गए हैं और उसके बाद जो मुस्लिम महिला के जो एक समूह है वो बुलाया गया है। तो इसमें जो सूत्र में बता रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं के जो समूह ने इस बात की वकालत की है कि जो वक्फ संशोधन बिल है वो बहुत सही दिशा में उठाया गया कदम है। एक तरह से सरकार के रुख का समर्थन किया है। ये चूंकि जब ये बिल लाया गया था तब ये कहा गया था कि गरीब मुसलमानों और मुस्लिम महिलाओं के हित में ये बिल है और उसी रुख का समर्थन किया गया है जो सूत्र में बता रहे हैं। तो इस तरह से तमाम स्टेक होल्डर्स को आज बुलाया गया है। कल भी ये बैठक जारी रहेगी। साथ ही साथ जो कानूनविद हैं, जो वक्फ से जुड़े जानकार हैं, उन सबको अलग अलग समय पर बुलाया जा रहा है। कोशिश ये है कि जो संसद सत्र संभवतः जो इस नवंबर के आखिरी में शुरू होगा उससे पहले ये तमाम पक्षकारों से राय ली जाए। हम जानते हैं कि ईमेल के जरिए भी सुझाव मांगे गए थे। जल्दी समिति दौरा करने वाली है अलग अलग शहरों का, वहां पर भी बैठकें होंगी। तो आज और कल ये महत्वपूर्ण बैठक हो रही। जी बिल्कुल, और खास तौर से 4-5 राज्यों में बैठक होंगी, जो प्रमुख शहर हैं उनमें। लेकिन ना सिर्फ आज और कल, 4 और 5 तारीख की जो बैठकें हैं ये भी अहम है। और जिस तरीके से आप बता रहे हैं, क्योंकि जो बुद्धिजीवी महिला वर्ग है उनकी तरफ से जिस तरीके से एक समर्थन जो है इसको मिल रहा है, और शायद कहीं ना कहीं ये अब एक मांग भी हो चली है समय की कि जो बदलाव हैं वो किए जाए, और बेहतरी के लिए जो बदलाव है उसके लिए शायद समझा जा सकता है कि कोई भी वहाँ पर किसी को परेशानी नहीं होगी। लेकिन जेपीसी में जो विपक्ष के सदस्य हैं उनका जिस तरह का रवैया पहले रहा था वो कहीं ना कहीं अभी भी सवाल खड़े यही करता है। देखिए मुकुल, जेपीसी में जो विपक्ष के सदस्य हैं उन्होंने एक चिट्ठी तैयार की है लोकसभा अध्यक्ष को, वो भेजी जाएगी, जिसमें वो दरअसल समिति का जिस तरह से संचालन हो रहा है उस पर वो आपत्ति जता रहे हैं। उनका यह कहना है कि स्टेक होल्डर्स को जो बुलाया है वास्तव में वो वास्तविक स्टेक होल्डर्स नहीं है, वक्फ बोर्ड के मामलों से उनका कोई लेना देना नहीं है। इसमें एक बात जो सामने आ रही है कि जब भी कोई प्रमुख व्यक्ति या समूह या कोई प्रतिनिधि आता है और मौखिक साक्ष्य में या फिर अपने सुझाव में इस तरह की बात कहता है कि वो सरकार ने जो संशोधन इस बिल के जरिए लाना चाह रही है उसके समर्थन में है, तब विपक्षी दल एक आपत्ति जताते हैं, टोका टोकी करते हैं। ये बात एक उभर कर सामने आ रही है। और शायद कई समूह जो आए उन्होंने, जो मुस्लिम प्रतिनिधि हैं, मुस्लिम समाज से आते हैं, हम जानते हैं कि अलग अलग मुस्लिम समाज के अलग अलग धड़ों, अलग अलग समूहों से लोगों को बुलाया गया है। उसमें तमाम समूहों ने जो प्रस्तावित संशोधन है उसका समर्थन किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि मुस्लिमों के हित के लेकर ये वक्फ संशोधन बिल लाया गया है। सरकार ये कहती रही और तमाम जो पक्षकार हैं वो इस बात पर सरकार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं कि बहुत जरूरी था जो संशोधन हुआ था 2013 में। उसके बाद ऐसी स्थितियां बनी 1995 में जो संशोधन हुआ, उसके बाद जरूरी था कि एक संशोधन लाया जाए। तो ऐसा रुख एक दिखता है विपक्षी सदस्यों का कि वो समिति के कामकाज पर सवाल उठाना चाहते हैं। लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर वो दरअसल जेपीसी की महत्ता और जिन पक्षकारों को बुलाया जा रहा है उसको लेकर अब एक अपनी आपत्ति दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं। हम जानते हैं कि कई बार जेपीसी की बैठक के अंदर हंगामा हो चुका है, तो वो सब कुछ भी हो रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम देख रहे हैं कि बहुत तेजी से जेपीसी की बैठकें हो रही हैं जिससे तय समय में रिपोर्ट तैयार की जा सके। जी बिल्कुल, शीतकालीन सत्र से पहले जो रिपोर्ट है वो दाखिल की जाए। लेकिन खासतौर से शैलेंद्र, अगर देखा जाए 2013 की बात की जाए, उससे पहले की बात करें, जिस तरीके के संशोधन किए गए थे कहीं ना कहीं वो राजनीति से प्रेरित नजर आते थे और शायद जो मंशा थी वो निष्पक्षता उसमें नजर नहीं आती थी। देखिए, जब कोई संशोधन पारित होता है, कानून बनता है, कुछ समय बीत जाने के बाद उसमें ये पता चलता है कि वो संशोधन कितने कारगर हुए, क्या उसका कोई सही प्रभाव हुआ या फिर कुछ उसके करेक्शन की जरूरत है, कुछ और संशोधन की जरूरत है। मुस्लिम समाज से ही ये मांग उठी थी कि वक्फ जो संशोधन हुआ था उसमें कई सारे सुधार की जरूरत है और बहुत लंबे समय से ये मांग हो रही थी। वक्फ बाय यूजर्स
जो एक उसमें एक प्रस्ताव है उसको लेकर हम जानते हैं कि काफी विरोध भी हुआ था। आप कर्नाटक में देखिए किस तरह से हंगामा हुआ, किसानों की जमीन वक्फ को सौंपने की बात की गई, जब विरोध हुआ तब फिर किसानों को वापस की गई। दावे बड़ी बड़ी ऐतिहासिक इमारतों के वक्फ की जमीन होने के दावे होते रहते हैं, उसको लेकर हंगामा होता है। तमिलनाडु में गांव का गांव वही वक्फ को सौंपने की हंगामे बात जो सामने हैं आई, वो तो बंद हो निश्चित सके, तौर और जो पर विवाद उसमें सुधार इससे की जुड़ जरूरत चुका थी। है शैलेंद्र, कैसे उसका समाधान हो सकता है, इसके लिए लगातार जो बैठक है उसका दौर चल रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए शैलेंद्र। तो हमारे संवाददाता बता रहे थे जेपीसी बैठक में किस तरीके से चल रहा है, लेकिन जिसका जिक्र शैलेंद्र भी कर रहे थे, यानी कर्नाटका की अगर बात की जाए, दरअसल कर्नाटक के विजयपुरा में वक्फ भूमि विवाद ने सियासी तूल पकड़ा हुआ है। राज्य सरकार की तुष्टीकरण की नीति को लेकर भाजपा लगातार हमलावर रुख अपनाए हुए है। इसी विवाद को लेकर आज कर्नाटका के कलबुर्गी में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। विपक्षी दलों ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया पर जमकर निशाना साधा है। मामला तूल पकड़ता देख मुख्यमंत्री ने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिया कि विजयपुरा, यादगीर, धारवाड़ और राज्य के अन्य जिलों में किसानों की जमीन के दस्तावेजों में किए गए किसी भी बदलाव को तुरंत वापस लिया जाए। यह विवाद अक्टूबर में उस समय सामने आया जब विजयपुरा के किसानों को नोटिस मिला। इस नोटिस में यह कहा गया था कि उनकी जमीन रिकॉर्ड के अनुसार वक्फ की संपत्ति है, जिसके बाद से ही लगातार जो हमने देखा विरोध है वो जताया गया। और खासतौर से उसी वजह से अगर देखा जाए आज के समय में भी लगातार यही परिस्थिति बनी हुई है, और इसके समाधान के लिए ही लगातार एक तरफ जेपीसी की बैठक भी हो रही है। और आइए आपको बताते हैं कर्नाटक में वक्फ बोर्ड के खिलाफ प्रदर्शन कर रही भाजपा की मांगे क्या हैं। जी हां, वो कौन सी मांगे हैं? भाजपा की प्रमुख मांग में है वक्फ बोर्ड में अनियमितताओं की जांच ईडी और सीबीआई से कराना, साथ ही क्योंकि निष्पक्षता के साथ जांच की जाएगी। वहीं वर्ष 1974 के वक्फ अधिसूचना राजपथ को वापस लिया जाए, जिसके चलते और जो बेहतरी की बात कही जा रही है वो हो सके। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री विजय जमीर अहमद खान के इस्तीफे की मांग की जा रही है कर्नाटका में। इसके साथ साथ किसानों के नाम संपत्ति के रिकॉर्ड जो हैं वो बहाल किए जाए, क्योंकि किसान लगातार कह रहे हैं कि उनके पास तमाम जो सबूत हैं वो है कि ज़मीन उनके नाम है। उसके बावजूद भी इस तरह की स्थिति जो है वो सामने आई। ना सिर्फ उनकी ज़मीन बल्कि यहाँ तक कि जो मंदिरों के नाम में ज़मीन थी उस पर भी वक्फ ने अपना अधिकार जताने की कोशिश की, और उसके बाद से लगातार जो प्रदर्शन है वो किए जा रहे हैं। तो किसानों के नाम संपत्ति के रिकॉर्ड बहाल किए जाएं, और उसके साथ साथ ईडी और जो सीबीआई है वो तमाम इन अनियमितताओं की जांच करे, जिससे निष्पक्ष रूप से जांच की जा सके। और कर्नाटका से हमारी संवाददाता शुभा फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शुभा, जानना चाहेंगे आपसे, लगातार हमने देखा किस तरीके के जो विरोध प्रदर्शन होते रहे, जो किसान हैं उनकी ज़मीन को भी नहीं यहाँ पर छोड़ा गया, और आप हमने देख पा रहे हैं कि कैसे बीजेपी जो है लगातार हमलावर है इसको लेकर। क्या इसमें और अपडेट आज हम देख सकते हैं बीजापुर में वक्त जो जमीन आवंटन के लिए राज्य भर में, कर्नाटक राज्य भर में प्रतिभटन कर रहे बीजेपी वालों ने किसानों के साथ लेकर इन्होंने प्रतिभटन का आयोजन किया है। आज सुबह से ही स्टार्ट हुआ है प्रतिभटन। हम देख सकते हैं ज्यादातर लोग इस प्रतिभटन में भाग ले रहे, क्योंकि इनको जरा भी पता नहीं था कि आगे होकर क्या हो सकता है। वक्फ बोर्ड ने एकदम नोटिस दिया था इन लोगों के लिए, पता भी नहीं था आगे क्या हो सकता है। इसीलिए बीजेपी वालों ने तुरंत ही नोटिस को लेकर इन्होंने प्रतिभटन का आयोजन किया। कर्नाटका के सिद्धरामैया सीएम जिन्होंने एक सभा भी रचन किया था, सभा में जो हम देख सकते हैं कंदाय सचिव और अनेक सचिवों के साथ इन्होंने मीटिंग भी तय की थी। लेकिन कर्नाटका के जनता का मांग ये है कि जो इन्होंने अपने वक्फ बोर्ड का नाम सरकारी जमीनों के और किसानों के जमीनों के इन्होंने प्रिंट किया था, वो सारे निकालने के लिए कोशिश करे, लेकिन सिद्धरामैया ने इस जनता को अपने तरफ से लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कर्नाटका के जनता अभी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, बल्कि बीजापुर ही नहीं कर्नाटका के कई जिलों में हम देख सकते हैं आज प्रतिभटन का आयोजन किया है। इनका कहना यह है कि सिद्धरामैया अभी आगे से नहीं होगा, ऐसे इन्होंने घोषणा की थी। लेकिन इस सारे मामले के ऊपर हम देखें तो कई सारे नोटिस भी किसानों के लिए दिए गए हैं। बहुत सारे नोटिस का उत्तर लेने के लिए किसान अपने हक के लिए लड़ रहे हैं।
जी बिल्कुल शुभा, और उसी वजह से कहीं ना कहीं जो सिद्धरमैया सरकार है बैकफुट पे नजर आई। तो आनन फानन में अधिकारियों को भी यहाँ उनको बोला गया कि जो राजस्व अधिकारी हैं कि आप देखिए जांच पड़ताल और कीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों की बात की जाए, आम जनता की बात की जाए, वो परेशान है। और जब जिस तरीके से ये एक तरीके की गुंडागर्दी वक्फ बोर्ड के जरिए उन पर की गई, किसानों का सीधे तौर पर यही कहना था कि हमारे पास भी सबूत हैं, दस्तावेज हैं, और वो कभी भी अगर उसको कोई दिखाने की बात आएगी तो वो पीछे नहीं हटेंगे। जी, वक्फ बोर्ड के सामने तो कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है और किसानों के साथ इन्होंने कई सालों से खेती करके आ रहे हैं। वो खेती का जमीन है, इनका पारंपरिक जमीन है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट किसानों के पास है। लेकिन वक्फ बोर्ड ने एकदम इनके किसानों के डॉक्यूमेंट पे अपने नाम दर्ज किया था, लेकिन यही डॉक्यूमेंटेशन को रख कर इन्होंने अपने प्रतिभटन कर रहे हैं और न्यायालय में जाने के लिए कोशिश तो कर रहे हैं। लेकिन कर्नाटका के किसान सहित कई अनेक सार्वजनिक भी मुद्दे पे काम कर रहे हैं। लेकिन कर्नाटक न केवल एक प्रॉब्लम किसानों के लिए है, बल्कि सरकारी शाला है और कई सारे सरकारी आवंटन है जो भूमि है। और वक्फ बोर्ड तो ऐसा बोर्ड है जो लोगों के भलाई के लिए करते हैं, लेकिन वही नाम को लेकर कर्नाटका के कांग्रेस सरकार जनता के ऊपर शोषण कर रहे हैं। जी बिल्कुल, यही सवाल लगातार उठ रहे हैं कि जनता की भलाई की बात कही जाती थी, लेकिन जनता का ही शोषण हो रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शुभा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारी संवाददाता बता रही थी किस तरीके से कर्नाटका में जो वक्फ और विवाद जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा, और उसी वजह से कहीं ना कहीं जो प्रदर्शन है वो किए जा रहे हैं। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। बात अगर की जाए केरल की वायनाड लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर उपचुनाव रोचक मोड़ पर पहुंच गया है। ये सीट राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। इस सीट पर हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस ने महासचिव प्रियंका गांधी को उम्मीदवार बनाया है, जो वायनाड संसदीय क्षेत्र में जगह जगह लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रही हैं। My brother decided to walk 4,000 kilometers from Kanyakumari to Kashmir in the name of unity and peace. Strength to do that, to walk 4,000 kilometers and then to travel from Manipur to Mumbai, another 4,000 kilometers, speaking of peace, of love and brotherhood, in an atmosphere where hatred was being spread, anger was being spread, and divisions were being spread between the people of India. और आगे बढ़ते हैं। अगर बात की जाए अल्मोड़ा के मानचुला की, तो यहाँ पर एक बस खाई में गिर गई। हादसे में कुछ लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। मौके पर आपको बता दें बचाव अभियान जारी है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर घायलों को निकालकर उपचार के लिए उनको स्वास्थ्य केंद्र तक पहुँचाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक बस पौड़ी गढ़वाल जिले के कुलीखाल क्षेत्र से यात्रियों को रामनगर लेकर आ रही थी। वहीं इस मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बस हादसे को लेकर सचिव आपदा प्रबंधन आयुक्त कुमाऊं मंडल और डीएम अल्मोड़ा से फोन पर बात कर घटना की जानकारी ली और बचाव और राहत कार्य तेजी से चलाने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं एसडीआरएफ के साथ ही एनडीआरएफ की टीम का बचाव अभियान जारी है और कई लोगों की इस हादसे में मृत्यु हो चुकी है। साथ ही साथ जो गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें एम्स ऋषिकेश के लिए लिफ्ट भी किया जा रहा है। तो राहत बचाव कार्य जो है वो तेजी से चल रहा है। सभी घायलों को तत्काल स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें, उपचार मिले, उसके लिए सभी एम्बुलेंस इत्यादि की व्यवस्था तत्काल वहां पर की जा रही है। सभी को भेजा गया है, सभी अफसरों को मौके पर जाने के निर्देश दिए हैं और इस पूरी घटना के लिए कुमाऊं कमिश्नर को मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं और संबंधित विभाग के लोगों को निलंबित करने के भी आदेश दिए हैं जो भी इस घटना से संबंधित हैं। कहीं भी कोई लापरवाही होगी तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी अस्पतालों को भी निर्देशित कर दिया गया है, सभी अधिकारी मौके पर जा रहे हैं। हमारी चीफ सेक्रेटरी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रही हैं और घायलों के साथ सरकार खड़ी है। जो इस घटना में जिनकी मृत्यु हुई है उनके साथ भी, उनके परिवारजनों के साथ भी हमारा प्रयास है कि कहीं पर अगर हेली एम्बुलेंस की आवश्यकता है तो हेली एम्बुलेंस के लिए भी वहाँ पर कह दिया गया है। जो गंभीर रूप से घायल होंगे उसको तत्काल इमरजेंसी में अस्पतालों तक पहुँचाया जाएगा। तो जो बताया जा रहा करीब 35 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है, लेकिन इस दर्दनाक हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुए सड़क हादसे में जिन्होंने अपनों को खोया है उनके प्रति मेरी शोक संवेदनाएं। इसके साथ ही मैं सभी घायलों की शीघ्र कुशलता की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन राहत बचाव के हर संभव प्रयास में जुटा है।
प्रधानमंत्री राहत कोष की तरफ से मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की राहत की घोषणा की गई है। तो अल्मोड़ा में इस हादसा हुआ, दर्दनाक हादसा जिसमें कई लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं आगे बढ़ते हैं, श्रीनगर के रविवार बाजार में कल आतंकवादियों द्वारा किए गए ग्रेनेड हमले के बाद श्रीनगर शहर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जम्मू कश्मीर में सरकार गठन के बाद आज से विधानसभा का पहला सत्र हो रहा है। आज ही स्पीकर का चुनाव भी है और फिर सत्र की शुरुआत उपराज्यपाल के अभिभाषण के साथ होगी। सत्र 5 दिन का है। उपराज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा 6 और 7 नवंबर को होगी। बीजेपी ने सदन में अब्दुल्ला सरकार को घेरने की तैयारी पूरी कर ली है। अनुच्छेद 370, जम्मू कश्मीर का राज्य का पूर्ण दर्जा बहाल करना, दरबार मूव, आतंकी हमलों में बढ़ोतरी जैसे मुद्दों पर तीखी बहस होने के आसार हैं। बीजेपी महासचिव और जम्मू कश्मीर के प्रभारी तरुण चुग ने श्रीनगर में आतंकी हमले की निंदा की। साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला के उस बयान को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया जिसमें उन्होंने कहा था कि आतंकवादियों को नहीं मारा जाना चाहिए। पाकिस्तान के पीआरओ की भूमिका मत अदा करें, गैर जिम्मेदाराना बयान मत दें, ऐसे बयान ना दें जो हमारी सुरक्षा बलों का मनोबल गिरा दें। हमें अपने सुरक्षा बलों पर पूरा मान है, सुरक्षा बलों पर पूरा विश्वास है। उनकी वीरता, उनकी शौर्यता, उनके साहस को प्रणाम है और निश्चित रूप से हमारी सुरक्षा किसी देश की दया पर निर्भर नहीं करती। हमारी सुरक्षा हमारे वीर जवानों के सिर पर है और फारूक अब्दुल्ला साहब अपनी सुरक्षा एजेंसियों पर संदेह करना दुर्भाग्यपूर्ण। और आइए मिड डे प्राइम में बात करते हैं छठ महापर्व की। छठ पूजा उत्तर भारत के सबसे खास त्योहारों में से एक है। कल 5 नवंबर से इस पर्व की छठा देखने को मिलेगी। लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत 5 नवंबर से नहाय खाए के साथ होने वाली है। इसके बाद खरना, अस्ताचलगामी और उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही ये महापर्व समाप्त होगा। इस त्योहार में भगवान सूर्य और छठी मैया की भक्ति की जाती है। मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के लोगों द्वारा मनाए जाने वाले इस 4 दिन के त्योहार में उपवास किया जाता है। इस त्योहार में सूर्योदय और सूर्यास्त के समय अर्घ्य देने का भी विधान है। तो छठ की जो रौनक है वो लगातार देखने को मिल रही है और त्योहारों पर यात्रियों को घर आने जाने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, खासतौर से जब छठ का मौका होता है। इसके लिए रेलवे ने खास तैयारी की है। छठ और दूसरे त्योहारों में यात्रियों की सुविधा को देखते हुए भारतीय रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया। रेलवे की ओर से बताया गया कि इस बार 7,296 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। पिछले साल की तुलना में इस बार 2,796 ट्रेन ज़्यादा हैं। इसके साथ ही कई ट्रेनों का एक्सटेंशन भी किया गया है ताकि लोगों को बिना किसी परेशानी के वो अपने घर पहुंच सकें। 3 नवंबर को रेलवे ने 164 से ज़्यादा विशेष ट्रेनें चलाईं ताकि लोग दीपावली पर अपने घर पहुंचें। वहीं आज 168 विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इसके साथ ही यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे ने खास इंतजाम किए हैं। कतारबद्ध तरीके से ट्रेन में यात्रियों के प्रवेश करने की व्यवस्था के अलावा भीड़ प्रबंधन के लिए अतिरिक्त कर्मचारी और रेल सुरक्षा बलों के जवानों की तैनाती की गई है। त्योहारों के मद्देनजर जो स्पेशल गाड़ियां चलाई जा रही हैं वो ईसीआर के क्षेत्राधिकार के आने वाले स्टेशनों से नई दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, सिकंदराबाद, पुणे आदि स्टेशनों के लिए चलाई जा रही हैं। इनका परिचालन किया जा रहा है। साथ ही पटना और दिल्ली के बीच वंदे भारत स्पेशल, तेजस स्पेशल और क्लोन संपूर्ण क्रांति स्पेशल जैसी ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। तो जो स्पेशल ट्रेनें हैं वो चलाई जा रही हैं छठ महापर्व को लेकर भी, और दीपावली के बाद भी हमने देखा किस तरीके से जो सुविधाएं हैं वो दी जा रही हैं यात्रियों को और किस तरह की तैयारियां फिलहाल चल रही हैं। आइए इसका जायजा लेंगे। इसके लिए रुक कर लेते हैं। हमारे संवाददाता बिहार पटना से जुड़े हैं मधुरेश और राजेश राज दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। पहले मधुरेश, आपसे जानना चाहूँगा किस तरीके से जो छठ की रौनक है वो अब दिखने लगी है। जी निश्चित रूप से बाजार से लेकर के गंगा घाट तक जो छठ की रौनक है वो दिखने लगी है और नहाय खाए व्रत कल से शुरू होने वाला है तो नहाय खाए की भी खरीदारी चल रही है। नहाय खाए में लौकी की सब्जी और चने का दाल बनाया जाता है और इसे अरवा चावल के साथ में खाने का
विधान है। इसके अलावा फिर खरना का व्रत होगा जिसमें छठी मैया और भगवान सूर्य को खीर का प्रसाद भोग लगाया जाता है। तो इन सारी चीजों की खरीदारी चल रही है। इसके अलावा जो प्रसाद बनाया जाता है उसके लिए मिट्टी के चूल्हे का इस्तेमाल किया जाता है। तो बड़ी संख्या में लोग मिट्टी का चूल्हा, लकड़ी वगैरह की भी खरीदारी कर रहे हैं। सूप से भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। सूप और दौरे की भी खरीदारी बड़े स्तर पे हो रही है। और जो घाटों का निर्माण है वो भी बृहद स्तर पर किया जा रहा है। केवल पटना शहर में 100 से ज्यादा घाट है, जबकि पटना जिले में 500 से ज्यादा घाट है जिन पर सुरक्षा का भी खास इंतजाम किया गया है। 1000 से ज्यादा मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है, जो 5000 के आसपास अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती की गई है और ड्रोन से हर घाट की निगरानी की जाएगी। इसके अलावा एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई है। छठों घाटों पर अस्थायी हॉस्पिटल की भी व्यवस्था होगी, जहां पर जो प्रारंभिक उपचार की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा जो बड़े अस्पताल है पटना के, वहां पे भी कुछ बेड्स को सुरक्षित किया गया है। इसके अलावा जितने अधिकारी हैं उन सबको भी लगातार छठ घाटों के निरीक्षण कार्य में लगाया गया है और किसी तरह की व्रतियों की सेवा में कोई कमी न रह जाए, इसका भी सरकार और जिला प्रशासन पूरा ध्यान रखते हैं। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री जो हैं वो जायजा लेते हुए नजर आ रहे थे फिलहाल तस्वीरों में, और किस तरीके से देखिए तैयारियां चल रही हैं। लेकिन इन घाटों तक जो हम कह सकते हैं, जो यात्री जिनको अभी फिलहाल हम कह रहे हैं इन घाटों तक कैसे पहुंचेंगे, इस बारे में राजेश आपसे मैं जानकारी लेना चाहूँगा। पहले एक तस्वीर निकल कर आती थी जब हम त्योहारों की बात करते थे, छठ की बात करते थे, भारी भरकम भीड़ नजर आती थी। लेकिन अब धीरे धीरे वो जो तस्वीर है वो बदलने लगी है। अलग अलग स्पेशल ट्रेनें जो हैं वो चलाई जा रही हैं और अब कहीं ना कहीं हर एक यात्री को विश्वास रहता है कि अपने त्योहार पे वो शायद अपने घर पे जरूर ही पहुंच जाएगा। देखिए, हर हाल में 7000 से ज़्यादा ट्रेनें चलाने का जो फैसला भारतीय रेल ने किया है उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रहा है। और जब हम पहले देखते थे कि जो जनरल डब्बों में सफ़र करने वाले जो लोग हैं उनके लिए बहुत जो है वो दुश्वारियां बहुत ज़्यादा होती थी और वो सामान की तरह कहीं ना कहीं वो पैक नज़र आते थे, बाथरूम के पास खड़े नज़र आते थे। लेकिन अब जो मुसाफिरों को डिमांड के हिसाब से भी ट्रेन मुहैया कराई जा रही है। यानी वैसे मुसाफिर जिनका बर्थ अगर कंफर्म नहीं हो पा रहा हो, अगर उनके पास ये चिंता की लकीरें हैं, उनके अगर चेहरे मुरझाए हुए हैं कि वो किस ट्रेन से सफ़र करेंगे, तो उनके लिए रेलवे जो है वो डिमांड के हिसाब से ट्रेन ऑन डिमांड, यानी जो टिकट वेंडिंग मशीन जो रेलवे स्टेशन पर लगाए गए हैं ऑटोमेटिक, उससे आप टिकट लेकर या टिकट खरीदकर आप स्पेशल ट्रेन में सवार होकर अपने गंतव्य स्थल तक जा सकते हैं। तो ऐसे में ये जो संख्या है 7000 से ज़्यादा का मुकुल, वो संख्या और भी आगे बढ़ने वाली है। और छठ महापर्व की तैयारियां आपने देखी कि जिस तरीके से पटना की सड़कों पर छठ की तैयारियां चल रही हैं, उस तैयारियों को फुल प्रूफ करने के लिए यहाँ से जो भारतीय रेल है, भारतीय रेल देश भर से जो ट्रेनें हैं वो ट्रेनें पटना पहुंच रही हैं और पटना से, और इन्हीं तैयारियों को लेकर हम कह सकते हैं कि भारतीय रेलवे की मुस्तैदी जो है वो देखने को मिल रही है। यात्रियों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो, उसके लिए ये तमाम इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल राजेश और मधुरेश, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाना आपने किस तरीके से छठ की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए, यहाँ बड़ा मुश्किल है छठ महापर्व को मनाना। दरअसल दिल्ली में वायु प्रदूषण की वजह से पहले ही संकट छाया हुआ है। अब छठ से पहले यमुना नदी का प्रदूषण स्तर भी खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है और ये प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। पानी में अमोनिया की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ने की वजह से सफ़ेद झाग की चादर पानी के ऊपर तैर रही है। यमुना नदी के प्रदूषित होने पर छठ व्रतियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और ये अब ऐसी तस्वीर जिसकी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी, लेकिन अभी भी जो प्रदूषण है वो खतरनाक स्तर पर पहुंच रहा है। वायु प्रदूषण की बात की जाए या फिर यमुना नदी किस तरीके से प्रदूषित हो रखी है, और ऐसे में तमाम हालांकि वादे तो किए जाते थे कि जो छठ घाट बनाए गए थे वहाँ पर साफ़ सफाई होगी, लेकिन अगर देखा जाए इन घाटों पर स्थिति कुछ और ही नज़र आती है। सरकार हमारे गरीब आदमियों के साथ में खिलवाड़ कर रही है। वो अपनी मतलब की सत्ता के मुद में चूर रहे हैं। वादा तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हम आज 5 सालों से आ रहे हैं यहाँ पे। बगल में ही हम मतलब कि गोविंदपुरी में रहते हैं, वहाँ से हमारे पूरे फैमिली आती है यहाँ पर नहाने के लिए, लेकिन आप देख सकते हैं कि कितना गंदा पानी है। जब वोट लेने का रहता है तब तो वादा बहुत करते हैं, उसका बाद हो जाता, फिर अपने अपने
घर में बैठ जाते हैं। और क्या करेंगे हम सब? ये तो खतरे में, ये कोई सफाई नहीं, कुछ नहीं, एलर्जी हो रहा है, खुजली होता है शरीर में, पानी गंद है, क्या करूँ। पानी हरा होना चाहिए, नीला होना चाहिए, वो काला पानी है। और काला पानी की मात्रा ये है कि जो इसका बीओडी लेवल है बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जो कि एसटीपीज़ के द्वारा, जो दिल्ली में 40 एसटीपीज़ हैं, जो कि कहने के लिए 40 हैं और 37 काम कर रही हैं, और 37 में से 22 खुद उनके स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर पा रही हैं। उनकी खुद की अपनी दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट है कि वो बता रही है कि जो 22 एसटीपीज़ हैं वो हम उतना आउटलेट दे ही नहीं पा रहे हैं। और अगर वो प्रॉपर काम करें तो स्थिति ये जो नदी काली दिख रही है वो काली नहीं दिखेगी। तो जाना आपने किस तरीके से जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं, खासतौर से छठ महापर्व को देखते हुए भी, और भी इनकी जो दिक्कतें हैं वो बढ़ती नजर आ रही हैं। फिलहाल हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि अभी हम दिखा भी रहे थे जो छठ की तैयारी हैं, कैसे उससे जो छठा है वो नज़र आ रही है, लेकिन राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए तो तमाम बातें यहाँ आकर उल्टी पड़ जाती हैं। लोग जो हैं वो परेशान हैं, दिक्कतें उनको हो रही हैं और चिंता उनको यही सता रही कि कैसे इसमें स्नान के लिए वो आगे जा सकें। बिल्कुल एक बड़ा पर्व है छठ का, और आप देखिए पूर्वांचल के लोगों में कितनी आस्था इस त्यौहार को लेके, पर्व को लेकर के। मैं सुबह से ही इस यमुना किनारे मौजूद हूँ और यहाँ पर लगातार श्रद्धालु जो अभी से आना शुरू हो गए। कई बाइट्स आपने सुनी कि आस्था की इस पर्व में डुबकी लगाने को मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि इस पानी का स्तर देखिए कितना गंदा ये पानी है, और इसके साथ साथ जो ये पूरा पैच है, ये जमा हुआ पूरा मलबा है, कई हजार टन का ये मलबा है। साथ में वो बैराग अगर आप खोल दिया जाएगा तो उसमें आप देखेंगे वहां से व्हाइट वाटर लगातार जो है वो फोम के तौर पे निकल रहा है। वहां रोकने के लिए आप देखिए ग्रीन शेड्स लगा दी गई है कि आगे ना आए, और कई ऐसे एनजीओ हैं जो लगातार यहां पर काम कर रहे हैं। सचिन हमारे साथ सुबह से मौजूद है, काफी इनको इस बारे में जानकारी सचिन ने बता रहे थे। जिस तरह का वाटर है जो जिसमें ये नहा रहे हैं, पुलिस भी मना कर रही है, आप लोग भी कर रहे हैं, लेकिन इनको इसके बारे में नहीं पता कि ठीक है पर्व जरूर मनाना है, लेकिन दिल्ली सरकार ने जो पानी की हालत कर दी है इसका क्या होगा? तो हालत आप देख सकते हैं कि हालत बद से बदतर होती जा रही है। पिछले साल से इस साल जो है स्थिति और भी ज़्यादा भयंकर है। पिछले साल आपने देखा हो जो फीकल कैल्शियम बैक्टीरिया है, जो जहाँ की स्थिति वो कम थी, और इस बार बहुत ज़्यादा जो फॉस्फेट और अमोनिया की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा है। फीकल कैल्शियम बैक्टीरिया की बात करें जो कि शरीर में रोग उत्पन्न करता है, वो बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। जो पिछले साल 4.5 लाख के आसपास था, इस साल वो 49 लाख समथिंग है, जो कि 100 ml 49 लाख MPN प्रति 100 ml है। स्थिति और भी ज़्यादा भयंकर तब हो जाती है जब आप देख सकते हैं यही वो यमुना नदी है जिसका पानी हम ट्रीट करके घरों में पीते हैं। हमारे पास ऐसे 8 दिल्ली में 8 WTP हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, जिसमें 4 का पानी हम डायरेक्टली इसको फिल्टर करके पीते हैं। और कितना भी आप इस पानी को फिल्टर कर ले वो शरीर में रोग उत्पन्न करेगा ही करेगा। आप देख सकते हैं दिल्ली की सबसे ज़्यादा जो नदी किनारे की आबादी है, 80% के लगभग बीमार है, वो किसी ना किसी तरह से अनहेल्दी है। इस आप दिखा रहे हैं पेपर में, आपको पहले भी दिखाया, क्या इसमें आंकड़े हमारे दर्शकों को दिखाना चाहें, क्योंकि हम चाहते हैं कि सरकार की आंखें खुले, जो यहाँ डुबकी लगा रहे हैं उनके साथ खिलवाड़ लगातार जो हो रहा है वो आप बताना। मैं डीडी न्यूज़ के माध्यम से दर्शकों को दिखाना चाहूँगा, आप खुद लोग जाएं दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की साइट पे जाके देखें कि आंकड़े कितने भयंकर हैं, और आप अपनी आवाज़ खुद उठाएं। सरकारें का अपना काम कर रही है, मगर आप आम नागरिक होने की अपनी जिम्मेवारी निभाएं और सरकार का सहयोग करें। किस तरह से आप ये देखिए दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल की जो बीओडी लेवल है, बीओडी लेवल होता है बायो ऑक्सीजन डिमांड। इसकी जो डिमांड्स होनी चाहिए वो इसमें दिखा रहा है 3 mg, इससे कम है, वैसे 10 mg से कम होनी चाहिए। बट यहाँ पे कालिंदी कुंज घाट में जो 1 अक्टूबर की जो रिपोर्ट है वो यहाँ पे दिखा रही है 29, जो कि 10 mg से कम होनी चाहिए पर लीटर में। दूसरी तरफ डिजॉल्व ऑक्सीजन वो होती है जो पानी में पीने योग्य बनाती है, या फिर उसको जो कृषि योग्य और चीज़ों में यूज़ करती है। इसकी जो डिमांड होती है 5 mg पर लीटर से ऊपर, 6 mg पर लीटर से ऊपर होनी चाहिए, बट इसकी जो डिमांड घटिया कितनी है 2.2। और ये आंकड़े दिल्ली जल बोर्ड के हैं जो दिखा रहे हैं, बट हकीकत कहीं और इससे भी बेहतर है, क्योंकि कई दिल्ली में ऐसी कई जगह पर है जहाँ पे जो डिजॉल्व ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो 1 mg से भी कम है। देखिए जो ये आंकड़े दिखा रहे हैं सचिन, ये एक एनजीओ चलाते हैं यहाँ पर और लोगों को बता रहे हैं कि भाई ये कितना खतरनाक है। कल से सुबह से ही छठ पर्व को लेकर के जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो आएंगे इस घाट में, लेकिन इसका पानी का पोल्यूशन वो देखिए। अभी से ही आपको तस्वीरों में दिखा दूं कि अभी से ये माताएं बहनें बच्चों को ले लेकर के आ रहे हैं, और अभी कुछ दिन पहले ये जो बिल्कुल उसी वजह से हाई हो गया था, नहीं 2 फुट के करीब पहुंच गया था। खतरा है बढ़ता नजर आ रहा है, जो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को निभानी चाहिए थी। एनजीओ की बात की जाए, आम लोगों की बात की जाए, वो जिम्मेदारी निभाते नजर आ रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुकेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो हमारे संवाददाता बता रहे थे किस तरीके से स्थिति बनी हुई है। अब आइए रुक लेते हैं वैश्विक खबरों की तरफ भी। कनाडा में हिंदू मंदिर में हुए हमले पर भारतीय उच्चायोग ने भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर चिंता जताई है। ओटावा में भारतीय उच्चायोग ने बयान जारी करते हुए कहा कि इस तरह के शिविरों में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कनाडाई प्रशासन को सौंपी गई थी। घटना के बाद ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि भविष्य में ऐसे शिविरों का आयोजन केवल उचित सुरक्षा व्यवस्था मिलने पर ही किया जाए। ये घटना भारतीय नागरिकों की सुरक्षा की चिंता बढ़ाने वाली है। इस घटना के बावजूद भारतीय दूतावास ने सफलतापूर्वक 1000 से अधिक स्थानीय जीवन प्रमाण पत्र जारी किए। स्थानीय जीवन प्रमाण पत्र के लाभार्थियों को सुविधा प्रदान करने के लिए ये कैंप लगाए जाते हैं। दूतावास ने कनाडा के दूसरे शहरों जैसे वैंकूवर और सरे में भी काउंसलर शिविर आयोजित किए थे, जिनमें भी खलल डालने की कोशिश की गई। भारतीय उच्चायोग ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसी कोशिश भारतीय नागरिकों की सुविधा में रुकावट डाल सकते हैं। इस दौरान भारतीय दूतावास की तरफ से कहा गया कि सुरक्षा व्यवस्था न मिलने पर वैकल्पिक तरीकों का उपयोग किया जाएगा, जिससे सेवा में असुविधा हो सकती है। भारतीय दूतावास ने कनाडा में अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए लगातार सुरक्षा के इंतजाम की मांग की है। कनाडा में हुए हिंदुओं पर अटैक को लेकर परमार्थ निकेतन के स्वामी चिदानंद सरस्वती जी ने एक कड़ा विरोध व्यक्त किया है। डीडी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि वहां की पुलिस के सामने ये हमला हुआ और वो चुप बैठी रही। वहां की सरकार भले ही हमले पर दुख व्यक्त कर रही हो, लेकिन सच्चाई ये है कि इसके पीछे राजनीति है। स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज इस समय हमारे साथ हैं। सर, कनाडा में हिंदुओं पर जिस तरह से हमला हुआ है, कैसे देखते हैं आप? और जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि ये घटना होनी नहीं चाहिए, लेकिन वहाँ की पुलिस सपोर्ट कर रही है खालिस्तानियों को। अगर ये घटना वहाँ पर घटी है जिसका कि कनाडा के प्रधानमंत्री जी ने निषेध किया है, अगर प्रधानमंत्री चाहें तो सब हो सकता है। दिस इज़ ऑल पॉलिटिकल विल, इट्स नॉट ए पुलिस विल, इट्स ए पॉलिटिकल विल। अगर पॉलिटिकल विल होती है तो पुलिस विल भी पीछे पीछे चलती है। वहाँ पर जो अटैक हुआ, मैं पुनः कहना चाहूँगा, ऐसे अटैक नहीं होने चाहिए। अगर होते हैं तो बंद होने चाहिए और इसको कंडेम करना चाहिए। यही एक रास्ता है साथ साथ चलने का, और समय आ गया है। नए नए नैरेटिव मत घड़िए, खुद को नेगेटिव मत बनाइए। आप देखें कि कनाडा में जो विकास हुआ, कनाडा में हमारे भारतीय समुदाय ने बहुत बड़ा योगदान दिया, और आज जिस तरीके से अटैक हो रहा है वो निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। वो हिंदू मंदिरों में जाके खालिस्तानी अटैक कर रहे हैं और ख़ास तौर से भारतीय संस्कृति पर अटैक है। मैं कहना चाहूँगा, मैं 45 साल पहले कनाडा गया, मैंने भारतीयों को तब भी देखा और आज भी देख रहा हूँ। भारतीयों का जो योगदान कनाडा के लिए वो अद्भुत है। सिख समाज अद्भुत समाज है। सिख समाज हमारा सिरताज है, हमारे देश का मुकुट है। संख्या में भले ही कम है, लेकिन समर्पण उनका अद्भुत है। इसलिए कुछ लोग जिन सिर फिरे हैं, जिनके दिमाग फिरे हैं, उनको मैं चाहूँगा उन दिमागों को बदलें, नैरेटिव ना घड़ें, नेगेटिव ना बने, और जितनी दीवारें आपने खड़ी की हैं उनको तोड़ें, दरारों को भरें, दिलों को जोड़ें। यही भारतीय संस्कृति है और यही भारत आपसे मांग करता है। तो ये थे हमारे साथ चिदानंद स्वामी जी, जो बता रहे थे कि इस तरह की घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं और पूरा जो भारतीय समुदाय है वो एक है। इस तरह की घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। इसके साथ साथ ही जो खालिस्तानी इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, खास तौर से कनाडा की तरफ से। नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और आइए अब मिड डे प्राइम में बात कर लेते हैं खेल जगत की खबरों की भी। और इन तमाम खेल जगत की खबरों के लिए हम रुख करेंगे हमारे सहयोगी गौरव का। जी गौरव। शुक्रिया मुकुल। और खेल की खबरों की शुरुआत करेंगे क्रिकेट से, जहां भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा ने रणजी ट्रॉफी के मौजूदा संस्करण के बाद क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। साहा ने एक्स पर पोस्ट के जरिए इस बात की जानकारी दी। साहा ने एक्स पर पोस्ट किया, क्रिकेट में एक यादगार सफर के बाद ये आखिरी सीजन है मेरा। रिटायर होने से पहले मैं बंगाल का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक आखिरी बार सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। मैं सिर्फ रणजी ट्रॉफी में खेलूंगा। इस अविश्वसनीय सफर का हिस्सा बनने वाले सभी लोगों का शुक्रिया। आपका समर्थन दुनिया के लिए मायने रखता है। आइए इस सीजन को यादगार बनाएं। साहा ने 2010 और 2021 के बीच 40 टेस्ट में भारत का प्रतिनिधित्व किया और 9 T20 में भी हिस्सा लिया।
इसके अलावा उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स, पंजाब किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस सहित विभिन्न पक्षों के लिए 170 इंडियन प्रीमियर लीग के मैचों में भी हिस्सा लिया। साहा दिसंबर 2021 में राष्ट्रीय टीम से बाहर चल रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं हॉकी की, जहां सीनियर पुरुष हॉकी नेशनल चैंपियनशिप का 14वां संस्करण आज से तमिलनाडु के चेन्नई में शुरू हो गया। 16 नवंबर तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में कुल 31 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें 8 पूल में बांटा गया है। लीग चरण के दौरान प्रत्येक टीम अपने पूल की हर दूसरी टीम के खिलाफ खेलेगी। प्रत्येक पूल से शीर्ष टीम 13 नवंबर को क्वार्टर फाइनल में पहुंचेगी। इसके बाद 15 नवंबर को सेमीफाइनल और 16 नवंबर को फाइनल और तीसरे और चौथे स्थान के लिए प्लेऑफ मुकाबले खेले जाएंगे। वहीं न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज 3-0 से गंवाने के बाद भारत आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप स्टैंडिंग में दूसरे स्थान पर खिसक गया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। अब फाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज के टेस्ट मुकाबले में कम से कम 4 मैच जो हैं वो जीतने होंगे। मुंबई में कल खेले गए तीसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड ने 25 रन से हराकर 3-0 से क्लीन स्वीप किया। टेस्ट में 1999 और 2000 के बाद भारतीय टीम को पहली बार करारी हार का सामना करना पड़ा है अपनी ही सरजमी पर। भारतीय टीम को तब दक्षिण अफ्रीका ने 2-0 से हराया था। बात करें रोहित शर्मा की, तो न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली 3-0 से करारी हार के बाद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए कहा है कि वो एक कप्तान और एक बल्लेबाज के रूप में भी विफल साबित हुए। रोहित ने कहा कि हमने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली और इसे हमें स्वीकार करना चाहिए। और अब बात कर लेते हैं बैडमिंटन की, जहां भारत की युवा बैडमिंटन खिलाड़ी मालविका बंसोड डेनमार्क की मिया ब्लिचफेल्ड से 10-21, 15-21 से मुकाबला हारकर फाइनल मुकाबला हार करके हाई ओपन सुपर 300 में उप विजेता रही। मालविका बंसोड को जर्मनी की सार्कुरेन ने खेले गए मुकाबले में हाई ओपन 2024 टूर्नामेंट के महिला एकल के फाइनल में हार का मुंह देखना पड़ा। भारतीय शटलर को डेनमार्क की मिया ब्लिचफेल्ड के खिलाफ 43 मिनट तक चले मुकाबले में 21-15 और 21-10 से शिकस्त मिली। मालविका बंसोड ने अपने महिला एकल सेमीफाइनल मुकाबले में डेनमार्क की जूली डेविल जैकobsen को सीधे गेम में हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। तो मुकुल, ये थी खेल जगत से जुड़ी हुई तमाम अब तक की बड़ी खबरें। वापस एक बार फिर से आपके पास। शुक्रिया गौरव इन तमाम खबरों के लिए। तो जाना आपने अलग अलग क्षेत्रों में क्या कुछ खास चल रहा है देश दुनिया, उसके साथ साथ अगर बात की जाए खेल की दुनिया में भी। फिलहाल आज के लिए मिड डे प्राइम में बस इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।